नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम के। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुलदस्ता भेंट कर गुजरात के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी शिष्टाचार मुलाकात की। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी के राज में खूब नौकरियां मिल रही हैं और इकोनॉमी के मामले में तरक्की भी कर रहे हैं। नौकरियां मिल रही हैं भाजपा के राज में और खूब इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। जीडीपी 20.1% तरक्की की है। जीएसटी हमारा 1.25 लाख करोड़ रुपए बड़ा है और राहुल गांधी जी पता नहीं कहां से आंकड़े लेते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को उकसाने का काम किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी पलटवार किया है और कहा कि हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा में जो कुछ हो रहा है और हालात खराब हुए उसके पीछे पंजाब से आए हुए लोग हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस तरह का बयान पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों को यह समझाना चाहिए था कि कृषि कानून उनके हित में है, ना कि उनके खिलाफ। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा है कि अपनी बात कहने का अधिकार सबके पास है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंदोलन के नाम पर सड़क रोकना, हिंसा करना ठीक नहीं है। वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले बीजेपी के नहीं है, 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। पूरी सरकार और पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के बचकाना ट्वीट हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता है। और हमने पहले भी कहा, जो पंजाब के जो लोग हरियाणा में आए हैं और जो हालात हरियाणा के खराब, हरियाणा किसान कभी सड़क पर नहीं है। हरियाणा का आदमी समझता है ये तीनों बिल किसान के हित में हैं और किसान खेत और खलियान में काम में करो। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है पंजाब के लोगों ने व्यवस्था खराब करी है और ये लोग जो कांग्रेस जो समर्थित जो सरकार है प्रदेश में, नहीं चाहते देश में किसान शांति से रहे, उसको बड़ा जो मूल्य का जो लाभ किसान को मिले, ये लोग नहीं चाहते। अब पंजाब के मुख्यमंत्री की बात सामने आ चुकी है कि दिल्ली में जाए, हरियाणा में क्यों जाए भाई। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर रोड जाम नहीं कर सकता, किसी की फैक्ट्री उद्योग जाम नहीं कर सकता, किसी कारोबार पर किसी पर आरोप प्रति आरोप लगाना वो ठीक दूसरा, किसी घर पे बैठना, फैक्ट्री बंद करना, रास्ते जाम करना, मारपीट करना, ये किसी के नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई समस्या है समझाना, उन किसानों को समझाएं। तीनों जो हैं ये बिल किसान के हित में है। अमरिंदर जी को जितना कहने में जो लगा समझाते ना उनको, इतनी बात कहते हैं किसानों के हित में है।
आप गन्ने का देखिए, तिलहन का देखिए, दलहन का देखिए, सबके रेट प्रधानमंत्री बढ़ाए और गन्ने का रेट अभी बढ़ाया हरियाणा की सरकार ने। तो ये बात उनको समझाने की बात है। रास्ता रोकने कोई रास्ते से कोई देश तरक्की नहीं करेगा। तो अपनी बात को अरविंदर जी का जो बयान था ठीक नहीं है, इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने 135 करोड़ लोग मोदी जी का जन्मदिन सब मनाएंगे। और मोदी जी एक पार्टी के प्रधान, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाए, ऐतिहासिक फैसले हुए जो देश के हित में है। और मोदी जी ने जो देश को जो सुरक्षा, जो कवच में पिरोने का काम करा है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है हम सबको। उनके नेतृत्व में हम सबको काम करने का भी मौका मिला है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के जो 17 तारीख का जन्मदिन है, हम सब लोग मनाएंगे और कामना करेंगे इनके जो लंबी आयु के लिए। यही विनती। राहुल गांधी जी का बचकिया बयान है। इतने जो विपक्ष की भूमिका की जो पार्टी हो, देश की इतनी बड़ी पार्टी रही है और लंबे समय से रही है, इस तरह का बयान उनके लिए शोभा नहीं। ये शोभा नहीं है। ये हर आदमी जानता है कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। ये जनता ने बताया, 14 से जनता बता तो रही है। अगर मोदी जी को गुजरात के लोगों ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, देश के लोगों ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है वो किसके हैं, सब लोग जानते हैं और सब लोग उनके बारे में विचार सबको पता है। मोदी जी आम गरीब के, आम आदमी के 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और सब लोग उन्हें पूरी तरह जानते हैं। वहीं सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कई अहम मुद्दों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल ज्यादा आने की शिकायतें मिलने पर बिजली निगम ने एक अलग से विभाग का गठन किया है। अगले 2 महीनों में सभी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली की दरों में 37 पैसों की कमी करने से बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में दूसरे स्थान पर हरियाणा है। राजस्व के मामले में हरियाणा ने खूब तरक्की की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, जिनमें से अब तक 2,80,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में पुरानी और ढीली तारें बदली जा रही हैं। शिकायत आई है कि कुछ लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और उनके घर में वो कहते हैं जी मीटर हमारा बंद है, हम घर में रहते नहीं, बिल आ गया। जैसे कईयों के घर के ताला लगे रहते नहीं, कईयों के मीटर जल गए और कईयों के मीटर बंद पड़े हैं, उनका बिल बनता गया, किसी का लाख आ गया, कि 2 लाख आ गया। ऐसे कोई 5,62,000 लोगों की शिकायतें आई हैं। उसके लिए हमने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करा है। उसको बड़ा जल्दी 2-3 महीने में करके इसे नक्की करेंगे कि भाई लोगों का जिनका नहीं है वो ख़त्म करना चाहिए। अभी हमने 37 पैसे पर यूनिट, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा प्रॉफिट में जा रहा है, 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा इस साल, तो हमने 37 पैसे पर यूनिट हमारे सीएम साहब ने सब लोगों को, कंज्यूमर को कम कर दिया। ये पहली बार इतना हुआ है कि आप 100 करोड़ रुपये महीने का डिपार्टमेंट का कम जाएगा और लोगों को, वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उसका फ़ायदा मिलेगा। साल में 1,200 करोड़ रुपया हम उपभोक्ताओं के लिए एक सबसे बड़ा फेवर है। नीति आयोग जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसने ये कहा है कि हरियाणा जो है पूरे देश में, मतलब जितनी स्टेट जब पैसा लेके जाती है उससे डबल पैसा वो सामने देते हैं। तो उसने ये कहा है कि हरियाणा जो है पूरे देश में बड़ी स्टेट जो है उनमें हरियाणा नंबर 2 पे है, जो फास्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रही है। तो मैं गलत नहीं कह रहा, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, ये आपका भिवाड़ी, इसके रेवाड़ी तक, ये एरिया अगले 10 साल में बहुत आगे होगा। सबसे बड़ा पूरे नॉर्दर्न इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ये एरिया होगा। हरियाणा बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। स्मार्ट मीटर हमने कोई 10 लाख ऑर्डर करे थे, जिसमें 2,80,000 से ज़्यादा अभी हमारे लग गए। पहले हमने 4 सिटी लिया है
गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला, इनमें लगाएंगे। इसके बाद फिर आगे लगाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई ये जब लग जाएंगे तो 20,000 हम और परचेज कर रहे हैं, मतलब ताकि लोगों को सब चीज़ें स्मार्ट मीटर में उसके कई फीचर्स बहुत बढ़िया हैं कि सारा का सारा आप बिल सामने देख लो, जब चाहो उसे बंद कर लो, ऑन ऑफ कर लो। और जब जैसे हम मोबाइल के प्रीपेड बिल है, ऐसे उसमें जब भी चाहो आप प्रीपेड उसे चला सकते हैं। और हमारे सेंट्रल ऑफिस से जुड़ा रहेगा, जिसमें ये शिकायतें नहीं आएगी कि जी मीटर तेज दौड़ रहा है। मतलब इसमें सब लेटेस्ट टेक्निक का बहुत बढ़िया है, जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हमने जो पुरानी तारें वो बदल रहे हैं, कंडक्टर्स बदल रहे हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए वो दे रहे हैं, और जहाँ पुराने पोल हो गए उन्हें बदल रहे हैं। अब नए पोल आ रहे हैं वो उससे बड़े साइज में लगा रहे हैं, ताकि ये तेज़ हवाएँ आती हैं वो टूटे ना, वो पहले से मजबूत है। और उसमें नीचे हम जो है से ज़्यादा फुट, मतलब 7-8 फुट गहरा लगा के करेंगे, ताकि जब मई जून में तेज़ हवाएँ चलती हैं वो टूटे ना। ये पहली बार हम एक कस्बे पे कर रहे हैं, हम वो पोल खरीद रहे हैं। दूसरा जो ये है ना जी, गांव में हमने एक स्पेशल ये बनाया है कि गांव में जो जोड़ है, मंदिर है, तालाब है, स्कूल है, या घरों के ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट अपनी तरफ से 96 करोड़ रुपया खर्च करके हम उसे फ्री में कर रहे हैं, कोई उससे पैसा नहीं दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस की ऐतिहासिक पहल डायल 112 ने थोड़े ही समय में आम लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को 24 घंटे कम से कम समय में पुलिस सहायता पहुंचाना है, जो हर मायने में सफल साबित भी हो रही है। डायल 112 की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसका अध्ययन करने के लिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के एडीजीपी एस.के. झा ने भी हरियाणा डायल 112 की कार्यशैली को जानने के लिए प्रदेश का दौरा किया और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर हरियाणा के एडीजीपी दूरसंचार और आईटी एस चावला, हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी अग्रवाल ने झा को अवगत कराया कि राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की गई हरियाणा डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कहीं भी 24 घंटे बिना किसी देरी के जरूरतमंदों को सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना है। 600 से ज्यादा ईआरवी वाहनों के माध्यम से इसे संचालित किया जा रहा है। इसके बाद झा ने पंचकुला स्थित स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का दौरा कर हरियाणा डायल 112 की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इसके सफल कार्यान्वयन की सराहना की। श्रीलंका ने हरियाणा के पशुपालन व्यवसाय और उत्तम नस्ल के पशुधन, विशेषकर सर्वाधिक दूध क्षमता की मुर्रा नस्ल की भैंस के पालन में गहरी रुचि दिखाई है, और इसी को लेकर नई दिल्ली हरियाणा भवन में श्रीलंका के पिछड़ा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साथा शिवम व्यालदेरान और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के समन्वय सचिव सेंथिल थोंडमन ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। इस दौरान हरियाणा और श्रीलंका के बीच कृषि क्षेत्र, विशेषकर पशुपालन और कृषि तकनीकों के विकास और आदान प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा हुई। आज हमारे श्रीलंका के आदरणीय मंत्री सदाशिवम व्यालेंद्रन जी और उनकी टीम, जो कि श्रीलंका में कृषि, फसल, पशुपालन, ग्रामीण विकास वगैरह के मंत्री हैं, इनसे हरियाणा और श्रीलंका की आपसी साझेदारी के बारे में, खासकर कृषि, पशुपालन और किसानों से संबंधित मसलों पर हम मिलजुल करके काम करें, इस बारे में चर्चा हुई। बड़ा श्रीलंका के मंत्री महोदय ने हरियाणा में रुचि दिखाई, अपने देश के किसानों के बारे में, वहाँ की हो रही नीतियों के बारे में जानकारी दी, और हमें बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दी कि हरियाणा और श्रीलंका मिलकर के बहुत सारे क्षेत्र के अंदर हम आपस में फार्मर एक्सचेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर सकते हैं, हमारी जो बेस्ट प्रोडक्टिव जो मुर्रा भैंस है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, दूध के उत्पादन में चर्चा कर सकते हैं,
और जो जो श्रीलंका के अंदर अच्छा प्रैक्टिसेस हैं उसका ज्ञान हम हरियाणा के किसानों को दे सकते हैं। इस विषय में बात हुई और आने वाले वक्त में भरोसा है कि दोनों साझीदार श्रीलंका और हरियाणा प्रदेश मिलकर के किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। Honorable Minister Jaiprakash Tal, Agriculture and Farmer Welfare, Animal Husbandry and Dairying Fisheries. In future in Sri Lanka and Haryana altogether work with especially agriculture side and animal husbandry. Today our Honorable Minister with more experience in Haryana is a very huge product in milking and agriculture side. Today I am and our Honorable Senthil Tondaman. We visited in Haryana and we met Honorable Governor. Now we met Honorable Minister. We are very happy. One day we will come and visit Haryana or like agriculture site and other sharing everything. I am very happy. Thank you so much. कृषि मंत्री जेपी दलाल बाढ़ड़ा के काकडोली गांव पहुंचे, जहां उनका किसानों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुले दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई लाभकारी योजना लेकर आ रही है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 10 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है, जबकि पंजाब राजस्थान में केवल 3 फसलों को ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। करनाल में प्रशासन और आंदोलनकारियों में हुए समझौते को लेकर जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। खरीदता है, पंजाब से ज़्यादा हम खरीदते हैं। हमारे इलाके के लोगों को पता है कि बाजरा राजस्थान में हिस्सेदारी हमारी है। वहाँ बाजरा 1000 रुपये 1200 रुपये में बिकता है, हमारे यहाँ 2200-2100 रुपये में बिकता है। और खुशी की बात यह है कि जो सरसों का भाव है, सारा इलाका हमारा सरसों का है। सरकारी रेट भी 5050 रुपये हो गया और एक्चुअल में 7-8 हज़ार रुपये में सरसों बिक रही है। किसान हमारे माई बाप हैं। हरियाणा के किसानों को हम हाथ जोड़ के इनका आशीर्वाद लेके इनके लिए काम कर रहे हैं। गुजरात के खेल प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खेल मंत्री संदीप सिंह से चर्चा की है। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा है कि अभी हम असल मुकाम पर नहीं पहुंचे, असल मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रयास लगातार जारी है। कि अगर हम देश की बात करें, पूरी इंडिया की बात करें, तो इंडिया की स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सभी स्टेट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स कंपटीशंस करने पड़ेंगे, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन में हमारा देश आगे बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न यही है कि इंडिया आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब मिलकर बढ़ेंगे। तो स्टेट वाइज हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ स्टेट जाकर दूसरी स्टेट्स के साथ कंपटीशन, उनका पॉलिसी को कॉपी करना, पॉलिसी को अपने यहाँ अपनाना, उसके बाद उनके साथ ट्रेनिंग करनी, वहाँ से कोचेस को अपने यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग लेनी, तो ऐसी चीज़ें जब शुरू होंगी तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स का बढ़ावा अगर तभी हमारे एबल और पैरा दोनों ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा मेडल ले करेंगे। सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, बहुत सी ट्रेनिंग्स होती, बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं, साउथ एशियन गेम्स होती है। तो ऐसे गेम्स में, ऐसे टूर्नामेंट्स में हमारा इंडिया जो है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है हमारी तिरंगा है, और तिरंगा तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर काम करें। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक जो हमारा इंफ्रा है, हमारे कोचेज़ हैं, चाहे वो ग्रास रूट के ऊपर हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, ब्लॉक लेवल के, उन्होंने देखा। और यहाँ पर खाना जो हमारा, किस तरीके के खिलाड़ी क्या खाना खाते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे कोचिंग होती है, हमारे कोचेज़ जो हैं वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने दौरा किया है। वह गुजरात से आए खेल डेलीगेशन के दौरे को लेकर हरियाणा खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने कहा है कि डेलीगेशन ने हरियाणा की खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत की है और उससे वो काफ़ी प्रभावित भी नजर आए। इस दौरान पंकज नैन ने बताया है कि टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 19 सितंबर को गुरुग्राम में होगा। इसके अलावा ग्रेडेनेशन सर्टिफिकेट समेत कई और मुद्दों को लेकर
हमारे संवाददाता पवन सेवन ने खेल निदेशक पंकज नैन से खास बातचीत की है। के खेल मॉडल को अब अन्य राज्य भी अपनाने की तैयारी में है। गुजरात का एक कोचेस का और खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा पहुंचा। हरियाणा के खेल मंत्री और हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से मुलाकात की, साथ ही हरियाणा का जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन है। नैन साहब, एक जो है डेलीगेशन गुजरात से हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने पहुंचा था, किस तरीके का उनका अनुभव रहा और कितने दिन की उनकी विजिट रही सर? ये करीब 10 दिन की इनकी विजिट थी और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी जो हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की बात हो, हमारे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है या प्राइवेटली जो हरियाणा में बना हुआ है, सभी का इन्होंने विज़िट किया। और आज एक दूसरा डेलीगेशन भी इनका आ रहा है। उससे पहले आदरणीय खेल मंत्री महोदय ने खुद आकर इन सभी डेलीगेट से बात की। एक रिच एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इस तरीके के अनुभव हम आगे भी करेंगे, न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि हम इस तरीके की आगे एक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहते हैं। सर, गुजरात मॉडल की बात होती थी लेकिन अब हरियाणा मॉडल की बात हो रही है। हम खिलाड़ियों और खेल में जो हरियाणा का प्रदर्शन है उसकी तारीफ हो रही है। गुजरात के खिलाड़ी पहुंचे थे लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों ने हरियाणा की खेल पॉलिसी को स्टडी करने के लिए पॉलिसी मंगवाई है। तो अब इस पल को कैसे देखते हैं कि अन्य राज्यों में अब हरियाणा की तरह खेल और खिलाड़ियों को सरकार और राज्य बढ़ाना चाहते हैं? पॉलिसी के साथ साथ मेरा कहना है कि एक जो इकोसिस्टम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा है कि दूसरे राज्य भी इस तरीके से, अगर आप देखें तो 2% की पॉपुलेशन के साथ हम आधे मेडल लेकर आ रहे हैं। तो अगर दूसरे राज्य, क्योंकि भारत के भी वो भी अभिन्न हिस्से हैं और वहाँ पर भी इस तरीके के खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से एक देश के लिए सम्मान की बात होगी। मॉडल कोई भी हो, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो बढ़िया होना चाहिए और हमारा यही उद्देश्य है, ना केवल हरियाणा बल्कि संपूर्ण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं पर पदक लेकर आए। जी, यानी ओलंपिक जैसी बड़े जो प्रतियोगिता है उनमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व तभी मजबूत होगा जब सभी राज्य मिलकर एक तरह से प्रयास करें। बिल्कुल, अगर जो मैंने पहले ही बात करी कि 2 करोड़ की जनसंख्या हरियाणा की है और अगर हम देश के आधे मेडल ला सकते हैं तो सभी राज्य अगर इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो जो ओलंपिक की हमारी टैली है निश्चित रूप से हम उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पर निश्चित रूप से आ सकते हैं। सर, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी लौट आए हैं, शानदार परफॉर्मेंस के साथ जो है वो लौटे हैं। क्या तैयारी है सर हरियाणा के जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं, जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं, कब उनका सम्मान समारोह होने जा रहा है सर? और हमारे ओलंपिक के सितारों के साथ साथ हमारे पैरा ओलंपियन सितारे भी बेहतर प्रदर्शन करके पैरा ओलंपिक गेम से लौटे हैं और उनका जिस तरीके से हमने अपने ओलंपियंस का सम्मान किया था इसी तरीके से हम अपने पैरा ओलंपियंस का सम्मान भी 19 तारीख को गुरुग्राम में प्लान किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अनुरोध किया है आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट से भी कि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हमारी कोशिश है कि शायद वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। सर, इसके साथ साथ आपने एक जानकारी दी थी कि जो हरियाणा का जो ग्रेडेशन का मामला था उस मामले में जो है वो सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है कि जो खिलाड़ी जो तमाम भर्ती हुए थे बाद में, जो पूरा इस मामले में क्या अपडेट है सर, क्या डिसीजन लिया गया है? हरियाणा सरकार ये चाहती है कि कोई भी खिलाड़ी जो उसकी जायज़ नौकरी है उससे वंचित ना रहे। पीछे क्योंकि 1518 के करीब ग्रुप डी में हमारे खिलाड़ी भर्ती हुए थे और सरकार ने उनको मौका दिया था कि सभी अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि उस ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के साथ वो नौकरी पा लें। अभी क्योंकि उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए किसी भी कारण से, कि अगर वो एलिजिबल नहीं थे या फिर उन्हें समय नहीं मिला, तो उसी को देखते हुए ना केवल उस लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया है बल्कि ज़्यादा समय अगले 2 महीने और दिए हैं। अब वो नवंबर एंड तक अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ऐसे 1518 और जो वेटिंग लिस्ट के भी 600-700 खिलाड़ी है वो बनवा सकते हैं ताकि ये जितनी भी पोस्ट हैं हम इनको खिलाड़ियों से भरें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने में सर। हमारे साथ खेल निदेशक पंकज नैन थे जिन्होंने तमाम मुद्दों के ऊपर जानकारी दी और खासतौर पर गुजरात का जो डेलीगेशन हरियाणा आया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों का सहयोग जो है वो देश के लिए बढ़ाना जरूरी है और इसी कड़ी में ये गुजरात के खिलाड़ी और कोचेज यहाँ हरियाणा आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा के गुजरात से आया खेल डेलीगेशन हरियाणा की खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी प्रभावित दिखाई दिया है। गुजरात के कोच और खिलाड़ियों ने बताया है कि डेलीगेशन ने भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत समेत कई जिलों में जाकर खेल नीति और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बारीकी से देखा।
प्रदेश में नौकरी देने का फैसला काफी प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा इस डेलीगेशन से कई और मुद्दों को लेकर बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन सिवन ने। गुजरात के कोच और खिलाड़ियों से उनकी ये बातचीत देखिए। हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है उसको देखने के लिए गुजरात के कोचेज और स्पोर्ट्स पर्सन का एक डेलीगेशन हरियाणा पहुंचा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के तमाम जो जगह पर जाकर इन्होंने देखा है कि किस तरह से हरियाणा में खिलाड़ियों और खेलों को लेकर काम हो रहा है। और इस प्रतिनिधिमंडल से हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनको हरियाणा में क्या खास जो है वो खेल और खिलाड़ियों की नज़र से आपने देखा है। सर, यही जो है वो आप कितने दिन से हरियाणा में हैं और क्या आपने खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो हरियाणा सरकार स्टेप ले रही है वो किस तरह से आपने कैसे देखा उनको? पिछले 7 दिन से हम हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, सारी टीम हमारी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे ACS जो है श्री CV सोम सर, इनका ये इनिशिएटिव था कि हरियाणा गवर्नमेंट मतलब हरियाणा स्टेट इतने पार्टिसिपेंट जितने उनके हैं और जो ओलंपियन है या इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, यहाँ का माहौल देखना है हमें, उनका रिज़ल्ट जो है उसको स्टडी करना था। तो ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे और हमने हर जगह जो मतलब गुजरात ये अपना हरियाणा के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितने टॉप जो सेंटर्स है गेम वाइज, जैसे हमने भिवाड़ी में बॉक्सिंग और हैंडबॉल का दौरा किया, एथलेटिक में देखा, कुरुक्षेत्र में देखा, मतलब हर जगह पे जहाँ जहाँ हम गए तो वहाँ पर कोचेज़ जो डेडिकेशन से काम करते हैं वो भी हमने देखा है। और यहाँ की स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत अच्छी है और हमारे गुजरात गवर्नमेंट में भी जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी कमियां हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है या जो भी, जिसके कारण हरियाणा के अंदर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो जॉब पाने के लिए और देश के लिए खेलने के लिए, क्योंकि प्रायोरिटी तो है ही लाइफ सिक्योर करने के लिए। उनकी जो खिलाड़ी से हम मिले तो उन्होंने यही बताया कि अगर हमें अच्छी जॉब मिलती है तो पहला पढ़ाई के साथ मतलब आगे बढ़ते हैं, उसको खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसी को देख के और प्लेयर जो बिगनर्स हैं वो भी देखते हैं कि हमारे प्लेयर इतने टॉप लेवल पे गए हैं, उनको सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये सब देख के भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे, आप कैसा जो हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर और आपके राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और कहाँ अंतर क्या देखते हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो हरियाणा और गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात आती है कि जैसे सर ने बोला कि जब तक ज़रूरत है तब तक यहाँ बहुत अच्छा स्पोर्ट्स चल रहा है। जैसे ही गुजरात में स्पोर्ट्स एक ज़रूरत बन गया वहाँ की जनता के लिए, वैसे ही वहाँ पे भी स्पोर्ट्स बूम कर जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल है गुजरात से हरियाणा में हफ्ता भर जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर इन्होंने देखा है किस तरीके से हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार की नीति है और साथ ही लोगों में किस तरह का उत्साह है। लेकिन इनका यही कहना है कि खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा में जो एक माहौल बना है उस माहौल को ही बनाने की जरूरत है। नीतियाँ सभी राज्यों की बेहतर रहती है, लेकिन एक माहौल बने, एक निचले स्तर पर लोगों में इस चीज़ की उत्साह पैदा हो, इसकी फिलहाल जो है वो गुजरात को जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और फिलहाल जनता सरकार में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।